हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। आपके आने वाले एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, आरबीआई, नाबार्ड या बाकी जो भी कोई बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम हो रहा है, हर एग्जाम में जिसमें भी करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है उस एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स एमसीक्यूज आपके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ करंट अफेयर्स है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल आया है 2026 का। एफसीआरए बोलते हैं इसको, एफसीआरए बिल 2026। इसके अंदर क्या क्या बातें बोली गई हैं? तीन स्टेटमेंट हमें दी गई हैं, हमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है द बिल हैज बीन रेफर्ड टू अ 31 मेंबर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें 21 मेंबर लोकसभा से होंगे, 10 मेंबर राज्यसभा से होंगे। दूसरा, जेपीसी हैज बीन डायरेक्टेड कि वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा के विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के फर्स्ट वीक में सबमिट करें, बाय द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तीसरा, एफसीआरए बिल जो है एफसीआरए बिल जो है एफसीआरए एक्ट को अमेंड करने के लिए है। एफसीआरए एक्ट 2010 का है, इस एक्ट को अमेंड किया जाएगा एफसीआरए बिल 2026 से, जिसको पास करने के लिए, जिसको रेफर किया गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। तो ऑल ऑफ द अब तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। दैट मीन्स एफसीआरए बिल जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है और ये इंट्रोड्यूस होकर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए, जिसमें 31 मेंबर हैं और 31 में से 21 लोकसभा के लोग हैं, 10 राज्यसभा के लोग हैं। अब जो जेपीसी है, ये जो विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट का, तो विंटर सेशन के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक ये रिपोर्ट को सबमिट करना है। और ये बिल एफसीआरए एक्ट 2010 का जो है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, उसको अमेंड करने के लिए बना है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 आया है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट बिल 2026 आया है। उससे रिलेटेड हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट वन सही है। क्या है स्टेटमेंट वन? स्टेटमेंट वन बोलता है द बिल प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम अगेंस्ट इंटरनेशनल डिसरप्शन सिमिलर टू द प्रोटेक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द नेशनल एंथम। जैसे हमने नेशनल एंथम को प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उसी तरह से हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको भी लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट तो सही है। बाकी स्टेटमेंट्स क्या है? बाकी राज्यसभा ने बिल 30 जुलाई 2026 को पास किया और लोकसभा ने 29 जुलाई 2026 को। ये गलत है। एज पर द एमएचए प्रोटोकॉल इशूड फॉर इन जनवरी 2026, जब दोनों को पहले गाया जाएगा तो जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है उसे पहले किया जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा ने बिल को 30 जुलाई को पास कर दिया, राज्यसभा ने 29 जुलाई को पास करा था। और एज पर द प्रोटोकॉल वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसे पहले परफॉर्म किया जाएगा। जहां पर भी नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को परफॉर्म किया जाना है तो पहले उसमें नेशनल सॉन्ग को परफॉर्म किया जाएगा। एज पर द न्यूज एएसीएल ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड, एएसीएल ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड नाम की कंपनी है। इसे कितनी पेड अप कैपिटल के साथ बनाया गया है? 50,000 के इक्विटी शेयर है विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। तो ये क्या हो जाएगा? 5 लाख। 50,000 को जब इक्विटी शेयर है 10-10 रुपए के, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 लाख इसकी इक्विटी कैपिटल निकल कर आ जाएगी। एएस एएसीएल ग्लोबल कैपिटल आईएफएससी लिमिटेड बनाई गई है विद द पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, जिसमें 50,000 इक्विटी शेयर है 10-10 रुपए के। कंपनी विल ऑपरेट एज ग्लोबल ट्रेजरी सेंटर अंडर आईएफएससी रेगुलेशंस। जो आईएफएससी गिफ्ट सिटी आईएफएससी रेगुलेशंस हैं, आईएफएससी फाइनेंस कंपनी रेगुलेशन 2021, ये याद रखिएगा कौन से ईयर के रेगुलेशंस है, 2021 के रेगुलेशंस के अंदर द कंपनी विल एक्ट एज ग्लोबल ट्रेजरी सेंटर। कौन सी कंपनी? एएसीएल ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड। एयरटेल बिजनेस जो है, भारतीय एयरटेल को, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करा है बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के साथ में, अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेट करने के लिए। उस कंपनी का नाम पूछा गया है। तो जो एयरटेल बिजनेस है, एयरटेल बिजनेस ने आईटीआई लिमिटेड के साथ टाई अप करा है। ऑप्शन सी, आईटीआई लिमिटेड। एयरटेल बिजनेस ने आईटीआई लिमिटेड बेंगलुरु के साथ टाई अप करा है कि इससे जो इनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसे वो एक्सेलरेट किया जाएगा। ठीक है। कोलेब्रेशन जो है, ये जो भी एयरटेल वालों के ऑप्टिकल फाइबर के, जीपीयूएन के, एसडी वैन के या 4G 5G नेटवर्क के जो भी सॉल्यूशंस है उसे डिलीवर करने के लिए किया गया है। न्यूज़ के अंदर बताया गया है कि एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोका यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, किस किसने? एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोका यूनिवर्सिटी,
यहाँ के रिसर्चर्स ने एक नया एआई फ्रेमवर्क डेवलप करा है जिसका नाम है एसेंट। एसेंट की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या है? ACSCEND। तो एसेंट की फुल फॉर्म क्या है? एआई बेस्ड कैंसर स्टेम सेल एआई बेस्ड कैंसर स्टेम लाइक सेल प्रोफाइलर एंड नियोप्लाज्म डीकॉन्वोल्यूटर। एसेंट की फुल फॉर्म है, एसेंट स्टैंड्स फॉर एआई बेस्ड कैंसर स्टेम लाइक सेल प्रोफाइलर एंड नियोप्लाज्म डीकॉन्वोल्यूटर। ये फ्रेमवर्क जो है, जो रेयर कैंसर स्टेम लाइक सेल पॉपुलेशंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। और उनका जो डेवलपमेंटल स्टेट्स है, एंड द डेवलपमेंटल स्टेट, जो कैंसर स्टेम लाइक सेल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंटल स्टेट्स को फ्रॉम ट्यूमर जीन एक्सप्रेशन डेटा टू प्रोवाइड डिटेल्ड पिक्चर ऑफ ट्यूमर हेट्रोजीनिटी। बेसिकली कैंसर आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर जो रेयर कैंसर स्टेम लाइक सेल होते हैं उनकी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एसेंड नाम का फ्रेमवर्क बनाया है। किस किसने बनाया है? एसेंड बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोका यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलकर। न्यूज में आया गया है कि जो एमपी परमेश्वरम है, इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और इन्हें पीपल साइंटिस्ट एक्टिविस्ट भी थे। ये 11 अगस्त 2026 को इनकी डेथ हो गई है। और इन्हें 2022 में सिविलियन ऑनर मिला था केरला का। कौन सा ऑनर दिया गया था इन्हें? केरला श्री अवार्ड दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो एमपी परमेश्वरम जी हैं वो उन्हें केरला श्री अवार्ड दिया गया था, जो कि केरला का थर्ड हाईएस्ट ऑनर है। तो एक चीज तो ये हो गई कि केरला से है। ये कौन थे? ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, साइंस कम्युनिकेटर थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे बेसिकली। आईआईएसटी सूत्रा एक इवेंट हुआ है, नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईआईएसटी सूत्रा, हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है उसका नेशनल कॉन्क्लेव है, उसका नाम था आईआईएसटी सूत्रा। उसकी थीम पूछी गई है, उसकी ऑफिशियल थीम क्या थी? थीम थी आईआईएसटी वीविंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन हैंडलूम सेक्टर, एजुकेट इनोवेट ट्रांसफॉर्म। क्या थीम है? ऑप्शन ई, आईआईएसटी वीविंग द फ्यूचर ऑफ द इंडियन हैंडलूम सेक्टर, एजुकेट इनोवेट ट्रांसफॉर्म। Who has been appointed as the member of educating authority constituted under PMLA in August 2026? PMLA एक्ट है हमारा 2002 का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लॉ मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं? श्री नवीन कुमार बी। श्री नवीन कुमार बी जो कि रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, उन्हें एजुकेटिंग अथॉरिटी का मेंबर अपॉइंट किया गया है। एजुकेटिंग अथॉरिटी अंडर पीएमएलए। Under the revised framework issued by SEBI in August 2026, what is the new deadline for listed municipalities to submit their half-yearly unaudited financial results to stock exchanges? सेबी ने नई डेडलाइन दी है म्यूनिसिपैलिटीज के लिए अगस्त 2026 के लिए कि वो अपने अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स स्टॉक एक्सचेंजेस को देंगे। कब तक देंगे? विद इन 60 डेज। तो सेबी ने बोला है रिवाइज टाइमलाइन, पहले ये 45 दिनों में सबमिट करना था, अब इन्हें और 15 दिन का एक्सटेंशन मिल गया। तो इन्हें 60 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर उन्हें हाफ ईयरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करने। दैट मींस कब तक करने होंगे? फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 30 सितंबर तक, और वहां से 60 डेज 31 दिन अक्टूबर के, और बचे हुए 29 डेज नवंबर के। तो 30 नवंबर से पहले पहले उन्हें सबमिशन करना है। उदारा शक्ति 2026 एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज हुई है इंडियन एयरफोर्स के बीच में और मलेशियन एयरफोर्स के बीच में। इंडियन एयरफोर्स और मलेशियन एयरफोर्स के बीच में उदारा शक्ति 2026, यह कहां पर हुई है? ये हुई है सुबांग एयरबेस मलेशिया में। सुबांग एयरबेस मलेशिया में हुई है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय रशिया as its nominee arbitrator in an investment treaty dispute between Ukraine state-owned bank और शार्ट बैंक। तो कौन से फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रशिया ने अपॉइंट करा है एज नॉमिनी आर्बिट्रेटर? इन्होंने करा है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को। जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डीवाई चंद्रचूड़, उनको रशिया ने अपॉइंट करा है एज देयर आर्बिट्रेटर इन एन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी डिस्प्यूट इन involving Oshad Bank under 1998 bilateral investment treaty between Ukraine and Russia। यूक्रेन और रशिया का जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी था 1998 का, उसके अंदर जो ओशाद बैंक का ट्रीटी डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें आर्बिट्रेटर रशिया की तरफ से कौन जाएंगे? हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। स्टेट वाइज प्रोहिबिशन ऑन गुटखा एंड टोबैको इन्फ्यूज प्रोडक्ट्स, कर्नाटका के अंदर क्या हुआ?
एक एक्ट है, उस एक्ट के सेक्शन 32A के साथ में, सेक्शन 32A के अंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट कर्नाटक के अंदर स्टेट वाइड प्रोहिबिशन हो गया है गुटखा और टोबैको इन्फ्यूज प्रोडक्ट्स का। कौन सा एक्ट है सेक्शन 32A का, मतलब जिसके जिसके सेक्शन 32A के अंदर ये डिसीजन लिया गया है, ये लिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल गुटखा का भी और तंबाकू का भी या फिर निकोटिन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स का अंदर 1 ईयर अंडर सेक्शन 32A ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, ये हमारे एग्रीकल्चर फार्मर वेल्स के मिनिस्टर भी हैं और रूरल डेवलपमेंट के भी मिनिस्टर हैं। इन्होंने राजस्थान और तेलंगाना के लिए अंडर PMRKVY और कृषि उन्नति योजना के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 मेजर एलोकेशन अप्रूव करे हैं। टोटल कंबाइंड एलोकेशन इन दोनों स्टेट्स को जाने वाला कितना है? यह है 605.71 करोड़ रुपए। राजस्थान को 340.59 करोड़ रुपए मिले हैं, तेलंगाना को 265.12 करोड़ रुपए मिले हैं अंडर PMRKVY और कृषि उन्नति योजना फॉर 2026-27। तो कंबाइंड एलोकेशन हो गया 605.71 करोड़। जो एलोकेशन है ये दोनों ही स्टेट्स में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे और फार्मर वेलफेयर को सपोर्ट करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के सेक्रेटरी कौन बने हैं? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन के सेक्रेटरी कौन बने हैं? ये बनी है श्रीमती अर्चना वर्मा। श्रीमती अर्चना वर्मा हैज assumed the charge as secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation under the Ministry of Jal Shakti। हंगरी की पार्लियामेंट ने कंट्री का नेक्स्ट प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करा है? तो हंगरी के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं आंद्रास बाका। आंद्रास बाका हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। ही विल सर्व इन द लार्जली सेरेमोनियल पोजीशन। ठीक है, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट और करेंसी है फोरेंट। और नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंद्रास बाका। जो आंद्रास बाका है ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मल चीफ थे, हंगरी के सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ थे आंद्रास बाका, जो वहां के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। एसबीआई की रिपोर्ट आई थी इकोरैप। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इंडिया का जीडीपी कितना बताया है इकोरैप के अंडर। इकोरैप में इंडिया का जीडीपी 8% बताया है इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26-27। SBI Research Ecorap report projected India's GDP growth at around 8% in Q1 of financial year 26-27, जो कि RBI प्रोजेक्शन से 1% ज्यादा है। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस अप्रैल 2026 उन्होंने बताया कि इंडिया का नॉमिनल जीडीपी वो इट इज प्रोजेक्टेड टू क्रॉस 5 ट्रिलियन मार्क एंड रीच अप्रोक्सीमेटली व्हाट अमाउंट इन फाइनेंशियल ईयर 28-29। IMF के अकॉर्डिंगली इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है इट इज गोइंग टू बी $5.1 ट्रिलियन बाई 2028-29। किसमें? IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस अप्रैल 2026 में। एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट, पीएमएस बाजार ने NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ टाई अप करा है। पीएमएस बाजार नाम की कंपनी ने NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ टाई अप करा है टू फैसिलिटेट सेबी एक्रेडिटेड इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, पीएमएस बाजार ने NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ टाई अप करा है टू फैसिलिटेट सेबी एक्रेडिटेड इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन प्रोसेस। अब इस पार्टनरशिप के अंदर कितने टाइम फ्रेम के अंदर एनडीएमएल टिपिकली इशू सर्टिफिकेट, ये एनडीएमएल होता है NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, ये एप्लीकेशन के कितने दिनों के अंदर सर्टिफिकेट देगा, एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा? तो ये देगा T+1 डेज के अंदर। पीएमएस बाजार ने NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ टाई अप करा है सेबी एक्रेडिटेड इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए। अब डॉक्यूमेंट रिसीव करने के टिपिकली T+1 बेसिस पर ये सर्टिफिकेशन उनका मिल जाएगा। बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स की हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस 2026 रिपोर्ट है। बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस 2026 रिपोर्ट। इसके हिसाब से विच फैमिली रैंक फर्स्ट विद द बिजनेस वैल्यू ऑफ 25,82,800 करोड़। ये कौन सी फैमिली के लिए बात हो रही है इंडिया में?
अंबानी फैमिली के लिए। अंबानी फैमिली रैंक्ड फर्स्ट इन द बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस 2026 रिपोर्ट। और इनका फैमिली बिजनेस कितना है? 25,82,800 करोड़ का, एसोसिएटेड विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेकंड नंबर पे आई है बिरला फैमिली, फॉलोड बाय द जिंदल फैमिली। अब ये फैमिलीज की बात हो रही है, किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है, इट इज टॉकिंग अबाउट द फैमिली। In the news, Gujarat government has approved the establishment of 4 Center of Excellence to promote natural farming with 20 करोड़ allocated for financial year 26-27। कौन सी एजेंसी को एंट्रस्ट किया गया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम? तो गुजरात गवर्नमेंट ने सबसे पहली चीज तो ये कि कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश करने की बात की गई है फॉर नेचुरल फार्मिंग? 4। उन्हें कितना बजट एलोकेट किया जाएगा? 20 करोड़ एलोकेट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी इसके लिए इंप्लीमेंटेड है? गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड। गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड इसके लिए एजेंसी रेस्पॉन्सिबल है। 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन्हें लगाने हैं, नवसरी, मोरबी, भावनगर और छोटा उदयपुर। नवसरी, मोरबी, भावनगर और छोटा उदयपुर। और कितना एलोकेशन है? एलोकेट किए गए हैं 20 करोड़ रुपए। सो दिस वाज ऑल 12 अगस्त के करंट अफेयर एमसीक्यूज में। आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिए। कुछ अच्छे व्यूज मेरे बढ़ेंगे तो मेरा मन और भी करेगा कि मैं और अच्छे से कंटेंट डेवलप करने की कोशिश करूं और ज्यादा मेहनत करूं आप लोगों के लिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को विश्वास क्लासेस का चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, बाकी सब्जेक्ट के स्टडी नोट्स और बाकी एग्जाम की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। Thank you very much for watching this video. Keep learning, keep growing.